आज दंगल में मॉस्को से आया मेरा दोस्त। जी हां, 4 साल के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। भारत रूस दोस्ती के नए चैप्टर में 25 साल की गर्माहट लिए हिंदुस्तान पुतिन का इंतजार कर रहा है। भारत रूस 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ क्या समझौते करने वाले हैं, यह तो कल पता चल पाएगा। लेकिन भारत और रूस के बीच डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर पावर और स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में कुछ बड़े समझौते होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दें, भारत और रूस के बीच में डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर पावर और स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कुछ बड़े समझौते होने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत और रूस आर्कटिक जहाज निर्माण पर मिलकर काम कर सकते हैं। आज तक और इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को शक्तिशाली और प्रधानमंत्री मोदी को किसी के भी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला प्रधानमंत्री बताया है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया और पीएम मोदी के कार्यकाल में इस रिश्ते में फौलादी मजबूती आई है, यह कहकर तारीफ भी की है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस से भारत की तेल खरीद के मामले पर भी साफ कहा है कि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीद रहा है, एक तरीके से फ्यूल खरीद रहा है। ऐसे में किसी और देश के विकास से समझौता करने को नहीं कह सकता। मॉस्को के क्रेमलिन में आज तक इंडिया टुडे से रूसी राष्ट्रपति ने जो बेहद खास बातचीत की है, उसके कुछ खास हिस्से हम आपको सुनाते हैं। फिर दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद और तासीर को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के कुछ हिस्से सबसे पहले आपको सुनाते हैं, जिस इंटरव्यू को सुनने का इंतजार आज अमेरिका को भी होगा। खुद ट्रंप भी शायद इसका इंतजार कर रहे होंगे। यूरोप को भी होगा, एशिया, चीन, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक सभी को होगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ अहम सवालों पर क्या कहा। प्रेसिडेंट पुतिन, एक ऑयल के सवाल पे वापस जाना चाहूंगी, क्योंकि आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की अभी जब आप अंजना को जवाब दे रहे थे। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। भारत दिखा रहा है, रूस ये बता रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। ऐसे में क्या भारत रूस के तेल का इंटेक कम कर रहा है? ये सही है कि साल के पहले 9 महीनों के मुकाबले अब भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कुछ कमी आई है, लेकिन इसे एक तरह के समायोजन के रूप में देखा जाना चाहिए। पर कुल मिलाकर भारत के साथ रूस का व्यापार लगभग पहले जैसा ही है। मैं इस समय महीने के हिसाब से सटीक आंकड़े नहीं दे सकता, पर रूस का भारत के साथ हाइड्रोकार्बन्स और तेल को लेकर व्यापार स्थायी रूप से जारी है। российской нефти в Индии идет абсолютно ритмично. Я знаю настроение. मैं इसे लेकर रूसी तेल कंपनियों और हितधारकों का मत अच्छी तरह जानता हूं। वो मानते हैं कि उनके भारतीय साझेदार पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हम इस वक्त मॉस्को में क्रेमलिन में मौजूद हैं और आप अपनी नजरों के सामने इतिहास बनते देखेंगे। कहते हैं ना कि दो पुराने दोस्त जब मिलते हैं तो आपस में खूब हंसी मजाक चुटकुले करते हैं और कमरे में बैठे बाकी लोग असहज महसूस करने लगते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो पूरे विश्व के अनेकों देशों की नजरें उन दोनों पर टिकी रहेंगी। देखिए, व्लादिमीर पुतिन विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है और जो फैसले वो लेते हैं उससे सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अनेकों देश प्रभावित होते हैं और उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द हमेशा एक रहस्य जरूर बना रहा है। तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती टेलीविजन के इतिहास में जब आप क्रेमलिन से सीधे देखेंगे हमें बातचीत करते हुए। नमस्कार, मैं हूं गीता मोहन और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बहुत लंबे समय तक वो रूस को रूल करते रहे और इस पूरे दौर में उन्होंने बहुत कुछ देखा, युद्ध देखे, इकोनॉमिक रिसेशन देखा, लेकिन उन्होंने लीडरशिप भी देखा। बोरिस येल्सिन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक और फिर नरेंद्र मोदी तक। उन्होंने न केवल भारत
दुनिया को बदलते और उभरते देखा। राष्ट्रपति पुतिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर हमारे साथ आने के लिए। पूरे विश्व में और हिंदी चैनल के तौर पर सबसे बड़ा यही नेटवर्क है जिसको पूरी दुनिया देखती है, और आज तक पर तमाम भारतीय आपको सुनने वाले हैं। सबसे पहले तो आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रूस, मॉस्को और क्रेमलिन, जहां हम काम करते हैं, आकर अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुल मिलाकर हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है, और मैं इस बात से सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है। भारत में इस मुलाकात को लेकर हम बहुत पहले ही सहमति जता चुके थे। हमारे बीच चर्चा करने को बहुत कुछ है, क्योंकि भारत के साथ हमारे साझा सहयोग का विस्तार बहुत बड़ा है। और मैं यहाँ हमारे संबंधों के इतिहास के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच रिश्तों का इतिहास सचमुच अनोखा है। और जिस रास्ते पर भारत आज़ादी के बाद चला है, 77 साल गुजर चुके हैं, जो कि इतिहास के हिसाब से एक छोटा अंतराल है, पर भारत ने इतने ही समय में बहुत प्रगति की है। मैं इसके बारे में और बात करूंगा, मगर जब वर्तमान में हम खुद को देखते हैं तो इतना बदलाव नजर नहीं आता। पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लगता। ये शायद कम लोगों को पता हो कि भारत में अब लोगों की जीवन प्रत्याशा पिछले 77 सालों में 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। हम इस बारे में बात करेंगे, पर यह कहना सही होगा कि भारत के साथ हमारे संबंध अब नए आयाम छू रहे हैं। We will talk about longevity in some time from now. मुझे बहुत खुशी है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात का मौका मिल रहा है, और ये केवल व्यापार के लिए ही नहीं है। हमारी ये मुलाकात व्यक्तिगत स्तर पर भी बेहद अहम है। Important point to make, but my question to you now would be about defense. And India continues to be the biggest defense buyer. Roughly 38% of the market from Russia is bought by India. My question to you, sir, is in view of the sanctions by the US or the tariffs they have laid on India, the arm twisting methods that are being adopted, and I name it's America. How do you plan to circumvent all this? Will you pull back or push harder? मैं समझता हूँ कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है, और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं, जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो 4 साल बाद व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। हर साल दरअसल ये भारत और रशिया के बीच में शिखर वार्ता होती है। इसके पीछे की कहानी
किसी और तरीके से भी देखी जा रही है। तो इन सभी पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, हम इस पर भी बात करेंगे जो आज तक इंडिया टुडे को ग्लोबल मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने के पहले दिया हुआ है, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ में डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, रविंदर सचदेव इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, वो भी इस शिखर वार्ता पर अपनी भूमिका रखेंगे। मेजर जनरल विशंबर दयाल डिफेंस एक्सपर्ट इस चर्चा में शामिल होंगे। मेजर जनरल AK सिवाज पूर्व चीफ टेरिटोरियल आर्मी एंड डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन 6:30 बजे के करीब व्लादिमीर पुतिन भारत में उतरेंगे। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाएगा। माना जा रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर वहां पर एयरपोर्ट पर उपस्थित रहेंगे। 6:30 के करीब 6:35 पर थोड़ी देर में भारत पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन। और भारत में आने के बाद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर दरअसल उनका विमान उतरेगा और वहां पर 6:35 पर दिल्ली पहुंचेगा पुतिन का विमान। हमारे साथ में प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, सबसे पहले जयशंकर उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक डिनर उनका आयोजित किया गया है। किस तरीके से इस पूरी विजिट को देखना चाहिए? 4 साल के बाद आ रहे हैं, हर साल शिखर वार्ता होती है, लेकिन इस बार की शिखर वार्ता अलग है, यह साफ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से साहिल, करीब 30 घंटे का यह दौरा रहने वाला है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। और वो लैंड करने के बाद पालम टेक्निकल एरिया में उनका जब विमान उतरेगा, जैसा आपने कहा, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उनकी वहां पर अगवानी करेंगे। और उसके बाद वो सीधे मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, ये भारत का लोक कल्याण मार्ग है, यानी प्रधानमंत्री निवास है। प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर उनका इंतजार भी कर रहे हैं, उनकी अगवानी भी करेंगे। और एक प्राइवेट डिनर जो है वो राष्ट्रपति पुतिन के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान के अंदर एक रात्रि भोज देंगे। और जैसा कि इंडिया टुडे और टीवी टुडे के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों, अपनी बातचीत को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो काफी अच्छे से बॉन्ड करते हैं, उनकी बहुत सारी बातें होती हैं और वो जब भी मिलते हैं तो बहुत सारे विषयों के ऊपर व्यापक बातचीत होती है। पिछली बार की तस्वीर साहिल आपको याद होगी कि जब त्यानजिन के अंदर मुलाकात हुई थी दोनों की, तो वो कार में ही बैठे करीब करीब 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे तक उनकी बातचीत चलती रही। तो ये वो तमाम चीजें जो राष्ट्रपति पुतिन ने चर्चाओं में कही, एक बार फिर हमें वो हाथ मिलाते हुए और गले मिलते हुए उसके बारे में भी सवाल पूछा गया था और उस पर भी व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया है कि किस तरीके से एक साथ एक गाड़ी में बैठकर उन्होंने यात्रा की थी। लेकिन सवाल यह भी रहता है, जैसे मैंने कहा कि 23वीं शिखर वार्ता है भारत और रशिया के बीच में। सन 2000 में यह शिखर वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन 2021 का उनका दौरा, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे, लेकिन इस बार पुतिन का आना और एक तरीके से टोन सेट कर दिया है कि यह वार्ता किस तरीके से होगी। जो आज तक और इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया है उसमें यह पूरा टोन सेट हो चुका है कि अगले 30 घंटे में भारत में किस तरीके से वार्ता उनकी होने वाली है, किस तरीके के समझौते होंगे और क्या भूमिका रहेगी अलग अलग मुद्दों पर। यह एक तरीके से टोन सेट हो चुका है। मैं जानना चाहूंगा कि 21 और आज की इस विजिट में क्या बड़ा फर्क नजर आ रहा है? देखिए, 21 की और इस बार की विजिट के अंदर सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब रूसी राष्ट्रपति भारत में होंगे। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, यानी स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर से मुलाकात के बाद, रूसी अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद जो पहला मीडिया स्टेटमेंट राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से आया वो टीवी टुडे के नेटवर्क में के इंटरव्यू में आया। और इस मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि वो गंभीरता से इसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग कैसे बंद हो सकती है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर भी आज दर्शकों को सुनने को मिलेगा कि रूसी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, इस जंग को लेकर उनके विचार क्या हैं और वो कैसे खत्म करने के पीस फार्मूला पे बात कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज महत्वपूर्ण है साहिल यहां पर कि उस मुलाकात के बाद आपको याद होगा कि जब जब अमेरिका के साथ में इस मुद्दे को लेकर उनका संवाद हुआ है, चाहे 15 अगस्त की अलास्का की मीटिंग हुई हो या उसके बाद के फोन कॉल्स रहे हो या पीस प्लान को लेकर रहे हो, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है। जून का आपने जिक्र किया, पिछले बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जुलाई के अंदर 2024 के अंदर मॉस्को गए थे, वहां भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में। और शायद प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पूरे युद्ध के दौरान न केवल यूक्रेन और रूस दोनों से बातचीत की, बल्कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठकर समरकंद के अंदर सीधे तौर पर कहा था कि यह युद्ध का काल नहीं है, जंग का समाधान बातचीत की मेज पर होगा। इसको उन्होंने भी स्वीकार किया है। कल इंडिया टुडे के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने भी इस चीज को कहा कि ये ऑफ बैटलफील्ड जो है समाधान के लिए हम तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारी चीजें इंटरव्यू में सामने आएंगी, मुझे लगता है उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन 3 महत्वपूर्ण चीजें मैं जल्दी से बता दूं साहिल कि इसके अंदर रक्षा को लेकर बिल्कुल उसका इंतजार करना होगा। रात को 9 बजे आज तक और इंडिया टुडे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। अंजना ओम कश्यप और गीता मोहन
दोनों ने यह इंटरव्यू किया हुआ है। पहली बार व्लादिमीर पुतिन भारतीय मीडिया से जिस तरीके से उन्होंने बात की और हर विषय पर स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी भूमिका रखी है, फिर वो भारत रशिया के रिश्ते आपस में हो, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उन्होंने बात की और उसके साथ साथ भारत के साथ में आगे किस तरीके से उनके रिश्ते बढ़ेंगे उस पर भी उन्होंने बात की हुई नजर आ रही है। लेकिन बात निकली है तो सबसे पहले रविंद्र सचदेव, बात इस बात पर होनी चाहिए कि 2021 के बाद, जिसका जिक्र प्रणय यहां पर कर रहे थे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भारत की भूमिका स्पष्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप टैरिफ से भी भारत परेशान है। अभी तक अमेरिका के साथ में कोई टैरिफ डील नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव बनता रहा है कि रशिया के साथ में हम ऑयल इंपोर्ट कम करते जाए। उस पर भी बात व्लादिमीर पुतिन कर चुके हैं और साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अमेरिका भी हमसे फ्यूल खरीद रहा है, यूरेनियम खरीद रहा है, तो भारत के साथ रिश्ते रखने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्या टोन सेट किया हुआ आपको नजर आ रहा है इस पूरे विजिट से? एब्सोल्युटली, थैंक यू। उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, आप जो इंटरव्यू आपकी हुई है मेगा अंजना ओम जी की एंड गीता मोहन जी की, ये पुतिन की सबसे लॉन्गेस्ट इंटरव्यूज में से है पिछले यूक्रेन युद्ध के बाद से। 2024 में इसने इंटरव्यू दी थी टकर कार्लसन को, और टकर कार्लसन जैसे जानते होंगे अमेरिका का सबसे टॉप राइट साइड का जर्नलिस्ट है, जिसको ट्रम्प भी फॉलो करता है। तो अंजना जी एंड गीता जी आर इन गुड कंपनी ऑफ दैट लेवल ऑफ ग्लोबल जर्नलिस्ट, दैट्स वन। 100 मिनट का इंटरव्यू है, पूरा 100 मिनट का इंटरव्यू चलेगा आज तक। एग्जैक्टली, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दैट। सेकेंडली, यस, देखिए ये इस समय एक पुराना वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल हो रहा है, एक नए वर्ल्ड का मैट्रिक्स बन रहा है, और इस नए वर्ल्ड मैट्रिक्स में इस समय भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर और वाइडर होने हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग है, पर इस समिट में पूरा का पूरा प्रयास ये होगा कि हम कैसे इनको चौतरफा बढ़ाए अपने रिश्तों और रिलेशंस को लेकर के। अभी तक हमारे रिश्ते ज्यादा हैं फोकस्ड ऑन डिफेंस एंड न्यूक्लियर, कुछ स्पेस। यूक्रेन वॉर के बाद से हमने तेल खरीदना शुरू करा, उससे पहले कहा था। प्रॉब्लम इस समय थोड़ी ये है कि फाइनेंशियल पेमेंट का सिस्टम्स, तो इस समिट में मैं एक्सपेक्ट करूंगा, होप करेंगे हम कि उसको लेकर के कुछ डेफिनेटली रास्ते क्लियरर बनाए जाएं। सेकेंडली, रिश्तों को वाइडन करना, मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल में, टेक्सटाइल्स में। देखिए हमें यह भी देखना है सैंक्शंस के बाद का जो समय आने वाला है, अभी 3 महीने 6 महीने में यूक्रेन जंग रुक जाएगी शायद, होपफुली, तब इंडिया और इंडियन कंपनीज और इन्वेस्टमेंट्स रशिया और इंडिया के बीच में बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज चाइना रशिया में घुसता जा रहा है और चाइना भी ये चाहता है कि भारत हमारे साथ आए। तभी इस पुतिन विजिट में एक बहुत अहम टॉपिक होगा कि भारत से रशिया इंपोर्ट्स कैसे बढ़ाए। पुतिन ऑलरेडी ये कह चुका और मेरे ख्याल से आपकी इंटरव्यू में भी निकल के आएगा। तो ये जो रिश्ते बन रहे हैं, इसको ऑब्वियसली ट्रंप भी देख रहे हैं, इधर शी जिनपिंग भी देख रहा है। जहां तक बात रही सैंक्शंस की, रशिया एक चीज और समझता है क्लियरली, भारत रशिया के साथ खड़ा रहा है, तेल खरीदता रहा है हमारे निजी इंटरेस्ट में अभी तक। हालांकि हमारे पर 50% टैरिफ पड़ गया, पर फिर भी हम रशिया के साथ खड़े रहे, ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट को लेके। बट अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, जो कि अलग चीज है। सैंक्शंस 2 रशियन ऑयल कंपनीज पे लगी हैं, उनसे कोई भी तेल खरीदेगा भारतीय कंपनी तो उसके फाइनेंशियल ब्लॉक हो जाएगा। तो अब इंडियन तेल कंपनीज भी खरीदना कम कर देंगी। बट पुतिन एंड रशिया मैच्योर्ड है, वो समझते हैं कि अब तक भारत हमारे साथ पूरा खड़ा रहा, वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब सैंक्शंस के चलते हम भी तेल कम करेंगे और चाइना भी करेगा। हम तेल जब कम करेंगे खरीदना, तो वहां ट्रंप फिलहाल के लिए थोड़ा शांत रहेगा, क्योंकि उसका तो असली मुद्दा, ही इज अ नंबर्स मैन, नंबर्स गिनता है वो कहेगा ठीक है, और हमारी डिप्लोमेसी भी अमेरिका को बोलेगी देखिए हमने तेल खरीदना कम कर दिया। तो ये एक बैलेंस, एक ट्रायंगुलेशन चल रहा है, और इस समय जो भी आउटकम्स आएंगे आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक होंगे। ये नया चैप्टर ही नहीं है कि नई बुक का पोर्शन चालू हो रहा है रशिया इंडिया रिलेशंस में। दोनों देश आई थिंक बहुत ज्यादा समझ रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है और कितना म्यूचुअल गेन है। तो ये तो बात साफ नजर आ रही है, और बात सिर्फ क्रूड ऑयल की नहीं है, उसके साथ साथ डिफेंस टाइज की भी बात है, और खास करके डिफेंस जो हम लोग इक्विपमेंट्स वहां से खरीदते हैं। मेक इन इंडिया के बारे में भी व्लादिमीर पुतिन ने इस इंटरव्यू में कहा, और उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया एक अच्छी बात है। मेक इन इंडिया, मेक विथ रशिया, एक नया स्ट्रेटेजी यहां पर साफ नजर आ रहा है, उस पर भी मुझे जाना है। लेकिन रविंद्र सचदेवा, एक चीज आपने पेमेंट सिस्टम का जिक्र किया, तो रुपए और मीर जो पेमेंट सिस्टम है उसको लेकर भी बातचीत काफी चल रही है। आज की स्थिति में जब रुपया लुढ़क रहा है डॉलर के सामने, 90 रुपए तक $1 ये पहुंच चुका है,
ऐसे में ये ट्रेड जिसका जिक्र व्लादिमीर पुतिन भी कर रहे हैं कि हम हमारी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, उसका कितना बेनिफिट हो सकता है, उसका कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा असर ऑयल की खरीदारी पर पड़ता है जब रुपया घट रहा है डॉलर के सामने, तो उस पर भी कितनी बातचीत हो सकती है और क्या हम कुछ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं रशिया से, कुछ और क्रेडिट, कुछ और उसमें कम दाम में हमें मिले, उस तरीके की चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि रशिया उसकी भी कोशिश करेगा। श्योर, क्विकली, डेफिनेटली बहुत अहम मुद्दा होगा। इस समय भी देखिए हमारे पास, हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, रशिया को पेमेंट करने के लिए रुपए पड़े हुए हैं हमारे पास, पर हम उसको वापस ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। रशिया कहता है कि क्योंकि हमारा रुपी कन्वर्टेबल नहीं है, तो बात यह चल रही है भी या तो हम दिरहम्स के थ्रू कन्वर्ट करके करें, या कोई हम दोनों, रशिया का जैसे अपना सिस्टम है, जैसे स्विफ्ट नेटवर्क है इंटरनेशनल, इन्होंने अपना बनाया SPSF करके, आई थिंक उसको इंडिया से लिंक करा जाए ताकि पेमेंट स्मूथली बैक एंड फोर्थ हो। अदरवाइज रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं राइट तेल, या हम कुछ और भी करें, तो वो पैसा रशिया की कंपनीज अगर जो एक्सपोर्ट करें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी तो वो आगे बिजनेस बढ़ेगा नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा एम्फेसिस है इस समिट में कि रशिया के अंदर इंडियन गुड्स, ट्रेड, सर्विसेज का इंपोर्ट्स बढ़े, जो पुतिन भी बार बार कह रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम, एज यू वेरी राइटली सेइंग, ये ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल होने के रास्ते बनने पड़ेंगे। अभी भी इसमें हर्डल्स हैं, पर उसमें एक छोटी सी इशू है, अगर ये कुछ ज्यादा लाइमलाइट में आ गए, डी डॉलराइजेशन और लोकल करेंसीज एंड ऑल, तो वहां हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रंप थोड़ा भड़क जाएगा। ये बैलेंसिंग एक्ट बड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन अब तक हम लोग ने देखा हुआ है कि भारत की स्ट्रेटेजी इंटरनेशनल तौर पर हम कह सकते हैं कि एक अलूफ रही है। जिस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर का, उसमें हम देख सकते हैं कि एक अलूफ स्ट्रेटेजी करने का इस्तेमाल करने की कोशिश की है भारत की तरफ से। अमेरिका और यूरोप के साथ में टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन रशिया के साथ दूसरी तरफ डिफेंस और उसके साथ साथ एनर्जी को लेकर रिश्ते बनाए रखने की कोशिश भारत की तरफ से देखी गई। और डिफेंस एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, मेजर जनरल विशंबर दयाल, क्योंकि 38% डिफेंस एक्सपोर्ट रशिया का होता है भारत के लिए। भारत सबसे बड़ा खरीदार है रशिया से, और S-400 क्या कर सकता है ये पूरे देश ने देखा हुआ है। अब उसकी दो और खेप आना बाकी है। S-500 को लेकर भी बात चल रही है, Su-57 को लेकर भी बात चल रही है, और उसके साथ साथ T-90 और सबमरीन्स को लेकर भी बात चल रही है। कितनी बड़ी बात रहेगी इस पूरे मामले को लेकर, और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ जो रिश्ते हो रहे हैं उसका असर क्या डिफेंस की खरीदारी पर भी पड़ेगा या डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी पड़ेगा? साहिल, देखिए, हम सबको एक बात समझनी होगी कि इंडिया और रशिया के रिश्ते, ये समिट है, और हमारा जो इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन है ना, उसके जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो तो पूरा साल काम करते हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे रिलेशन जैसे हैं, और वो 17 ग्रुप्स हैं, उसमें शायद 6 सब ग्रुप्स हैं, और उसमें सबसे इफेक्टिव और सबसे ज्यादा जो ग्रुप एंगेज रहता है वो है डिफेंस ग्रुप, जो डिफेंस का वर्किंग ग्रुप है। और IRGC की, बाय द वे, जब हमारी बात चल रही है साहिल, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी और रशिया के रक्षा मंत्री अंद्रे बेलुशोव, वो अभी इसी IRIGC के तहत इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और जहां तक रशिया की बात है, अभी थोड़े दिन पहले जो दुबई में एयर शो था, उसके तहत जो उनका डिफेंस के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ग्रुप है, जो मिस्टर चिमजोव हैं, रोस्टेक के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो Su-57 को ओपन ऑफर दिया, को प्रोडक्शन का ऑफर दिया, कंप्लीट टैंक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का ऑफर किया, ग्लोबल मीडिया के सामने बोला, और कंप्लीट इंजन और ऑल टेक्नोलॉजीज टू बी प्रोड्यूस जॉइंटली इन इंडिया। लेकिन इस पे और S-500 पे जो हम लोग अंदेशा लगा रहे हैं, ये अभी इस स्टेज पे ऐसी कोई भी डील मेरे ख्याल से नहीं होगी। बातें होंगी, उस पर चर्चा होंगी, उनके प्रपोजल्स होंगे, इंडिया उन प्रपोजल्स को एनालाइज करने के लिए प्रॉमिस करेगा और करेगा भी। तो ये मेन मुद्दों की बात है। लेकिन इंडिया और रशिया के, जैसे S-400 की दो स्क्वाड्रन्स आने हैं, और 3 स्क्वाड्रन्स या 5 स्क्वाड्रन्स की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है, उस पर कुछ ना कुछ मुद्दा हो सकता है। जो हम शिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जॉइंटली, उस पर कुछ मुद्दा हो सकता है। और ऑलरेडी जो रेलॉस पे जो अभी रीइंफोर्समेंट एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट बोथ द कंट्रीज के बीच में जो दूमा ने रेटिफाई किया है, परसों कल ही रेटिफाई किया, परसों रेटिफाई किया है, उस पर आगे एग्रीमेंट हो सकती है। तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं डिफेंस की,
ये बहुत मैं समझता हूं कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स होंगी जो पब्लिक नॉलेज में आएंगी, कुछ डिस्कशंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल पब्लिक नॉलेज में नहीं आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ शेयरिंग हो सकती है, कुछ स्ट्रैटेजिक ड्रोन्स पे हो सकता है कुछ, लेकिन वो पब्लिक नॉलेज में नहीं आएंगे। और उसका कारण सिर्फ यही है कि भारत और रशिया जो इक्विलिब्रियम में है, अभी उनकी भी वार्तालाप चल रही है। कल ही जो स्पेशल एनवॉय है प्रेसिडेंट ट्रंप के यूक्रेन वॉर पे, वो व्लादिमीर पुतिन से वापस गए मिलके रशिया से, और हमारा भी उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट अभी पेंडिंग है। तो अभी शायद डिक्लेयर ना करें, लेकिन उस पर डिस्कशंस होंगी। हमारी और उनकी जो डिफेंस के एक्चुअल मुद्दे हैं वो है पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट। जो हमारे पास ऑलरेडी हथियार हैं, उनका जो अपग्रेड प्रोग्राम है, उनका जो ओवरहॉल प्रोग्राम है, उनके जो स्पेयर्स के इश्यूज हैं, उस किस्म के जो इश्यूज हैं वो इंटर गवर्नमेंट और जो वर्किंग ग्रुप है वो मैं समझता हूं रिजॉल्व करेगा। और डिफेंस में जहां तक हमारे और उनके रिश्ते हैं, देखिए वो बहुत बहुत गहरे हैं और बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। एक्चुअली सारी रिलेशनशिप जो है रशिया ने नहीं, सोवियत यूनियन के टाइम से साहिल एक इक्वल फुटिंग पे रखी है। 1971 में हम कोई पावर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको ट्रीटी को फ्रेंडशिप ट्रीटी का, और उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं लिया जैसे वो बाकी कम्युनिस्ट कंट्रीज में कम्युनिज्म को फैलाने के लिए दोस्ती की थी। यहां उन्होंने दोस्ती की थी एक भारत से जो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करता था, जो बिल्कुल नॉन अलाइंड था, और जहां पे उन्होंने कोई कम्युनिज्म का इश्यू नहीं, उन्होंने जेन्युइन फ्रेंडशिप है। इसी तरह कारगिल में जेन्युइन, इसी तरह से अब जब हमने धारा 370 हटाई, वो एक हमारा जेन्युइन जियोपॉलिटिकल, और हमारे और उनकी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप का जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस, जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत करना, उन पे सहमति लाना एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है। अगर आप 2000 की स्ट्रैटेजिक ट्रीटी देखेंगे तो उसका ये एक बहुत अहम हिस्सा है। मैं समझता हूं इसमें भी जो डिफेंस के इश्यूज हैं आज के दिन, चाहे यूक्रेन उनकी अपनी वॉर हो, चाहे बाकी इश्यूज हो, जो 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 डिसऑर्डर दुनिया में चल रहा है, जो आज के दिन जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, सुनामी है, उस पे जरूर कुछ डिस्कशंस होंगी। और कुछ कंड्यूटिवली, कुछ बैकडोर चैनल से भारत, मैं समझता हूं यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करेगा, भारत जो है अमेरिका को भी अप्रोच करेगा, और रशिया जो है चाइना को कुछ ना कुछ बैकडोर चैनल्स पे होगा। तो ये एक मैसेजिंग है, बहुत इसका मेजर इशू है कि मैसेजिंग, दुनिया को एक मैसेजिंग जारी है कि ये दो कंट्री, एक कंट्री जो बहुत ज्यादा धनाढ्य है अपनी नेचुरल रिसोर्सेज में और टेक्नोलॉजी में और डिफेंस इक्विपमेंट में, दूसरी कंट्री जो बहुत धनाढ्य है, जिसका ग्रोथ बहुत है, जिसके पास ट्रेमेंडस मैन पावर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसके पास स्किल्ड मैन पावर है, तो और एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, पावरफुल इकोनॉमी है। इन दोनों की दोस्ती आज के दिन इस हालात में जो मैसेजिंग देगी ना, पॉलिटिकल मैसेजिंग, वो जरूरी है। और यही बात मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का यह पहला इंटरव्यू होगा जो किसी भारतीय मीडिया नेटवर्क को दिया है, और 100 मिनट का इंटरव्यू हम चलाने वाले हैं। उसमें भी व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी बढ़ रही है। भारत वो भारत नहीं रहा जो 77 साल पहले भारत को दबाया जा सकता था, उस तरीके से अब भारत को आप नहीं देख सकते। यह बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन उसके साथ साथ मेजर जनरल AK सिवाच, इस बात का भी जिक्र बार बार हो रहा है कि एक तरफ डिफेंस जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया की तरफ से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की भी बात चल रही है, मेक इन इंडिया की भी बात चल रही है, जिसका जिक्र व्लादिमीर पुतिन यहां पर कर रहे हैं। हम कैलिशनिकोव यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ब्रह्मोस, उसका जिक्र किया गया व्लादिमीर पुतिन ने, उसमें उन्होंने कहा कि रशिया के साथ मिलकर हमने ब्रह्मोस बनाया हुआ है, S-400 हमें वहां पर दे रहे हैं। लेकिन क्या इस विजिट के बाद हम देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी हमें होता रहेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया पर खास जोर भारतीय सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का हर बार हम देखते हैं, खास करके डिफेंस के सेगमेंट में। हाँ बिल्कुल, देखो शायद 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है कि भारत ज्यादातर हथियार रूस से लेता था, अमेरिका से और या यूरोप से क्यों नहीं लिया? ये वजह ये थी कि कभी भी अमेरिका ने और यूरोप ने हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं दी, और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को तो आप भूल ही जाए। और इसीलिए भारत और रूस के रिश्ते 1971 के बाद बढ़े, और हमने ज्यादातर हथियार रूस से लिए, करीब 70 से 72% हम लेते रहे। और वो अलग बात है कि आज हम उसको घटा के 35% हो गया, क्योंकि बाकी सामान हम खुद बनाने लगे। हम अभी मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड
की बात कर रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि जो जॉइंट प्रोडक्शन भारत के साथ है रूस की, वो काबिल तारीफ है। आपने ठीक बताया, ब्रह्मोस मिसाइल आप देखें जॉइंटली प्रोड्यूस हुआ है, आज इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब कहीं ना कहीं इसको अपग्रेडेशन की बात करें, AK-203 भारत में बन रहा है जो कि अमेठी के अंदर एक असॉल्ट राइफल है। अब बात आती है आपकी S-400 की, जो हम बात कर रहे हैं उसको हम क्यों है, क्योंकि S-400 ने बहुत ही अच्छा एक नमूना दिया है कि 4 दिन मुठभेड़ में पाकिस्तान को जिस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले में उनको एक मैं ये कहूँगा एक ऐसी मार मारी है पाकिस्तान को, जिसकी 300 से किलोमीटर दूर उनका एवैक्स को गिरा दिया। तो वो वाकई काबिल तारीफ है। और इसको देखते हुए अब हमने उसकी अनदर 3 से 5 रेजिमेंट लेने की सोची है। और यही नहीं, हम अपग्रेड जो S-500 है उसके भी बारे में बात करें, मगर उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये कह रहे हैं हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे। ये काबिल तारीफ है, इसको तो सोचा ही नहीं था। अभी आप बात होती है Su-57 की, अब वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 5 ही हैं वर्ल्ड के अंदर। एक तो है अमेरिका के पास जो कि F-35, रूस के पास Su-57 और चीन के पास जो 2 हैं जो J-20 और J-35। अभी अगर हम तुलना करें जो रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35, उसकी कीमत $100 बिलियन से ज्यादा है। अगर Su-57 वो 30-35 मिलियन डॉलर का हमको देने को तैयार है, और वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करेगा, और जो कोड सोर्स है वो भी हमको दे देगा, भारत के अंदर जॉइंट प्रोडक्शन होगी। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है। और क्या चीज भारत और रूस के अंदर, देखो मैं एक चीज को बड़ा जरूरी बताना चाहूंगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत ये बिल्कुल नहीं पास कर रहा वर्ल्ड को कि हम रूस की तरफ जा रहे हैं, हम किसी की तरफ नहीं जा रहे। हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ। हमें 2 दिन पहले ही हमने एक ट्रीटी साइन की है, जो अभी हमने MH-60R लिए हैं वहां से, जिसको सी हॉक बोला जाता है। 24 एयरक्राफ्ट लिए हैं जो कि $1 बिलियन के हैं। तो हम अमेरिका से भी ले रहे हैं, अमेरिका से हथियार ले रहे हैं, हम G404 इंजन ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मेजर जनरल AK सिवाज, जब डिफेंस की बात होती है तो माना जाता है कि भारत और रशिया एक तरीके से नेचुरल अलाइज है। आपने जिक्र किया कि आज से नहीं, सालों से हम उनसे खरीदारी कर रहे हैं, और खास करके इसके लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी रशियन हमेशा तैयार रहे हैं, फिर सोवियत रशिया के समय पे भी और आज के समय पे भी। तो क्या यही बढ़ता जाएगा? क्योंकि ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई। यही है एक चीज कि हमें भरोसा है रूस के ऊपर, रूस को भारत के ऊपर भरोसा। ये विन विन सिचुएशन है कि वो हथियार देता है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करता है, टाइम में देता है, और फिर मेंटेनेंस और सपोर्ट सिस्टम भी देता है। हम अमेरिका पे इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकते। मगर हमारी कहां पर है जो कि हमें चिंता का विषय है? हमारा चिंता का विषय हमारा ट्रेड अभी $68 बिलियन है, और जिसके अंदर $63 बिलियन के करीब जो है रूस एक्सपोर्ट करता है, जो कि हमारा एनर्जी और ऑयल ज्यादातर है, और भारत $5 बिलियन करता है। तो अब हम बार बार इसको कह रहे हैं कि किसी तरीके से अगर हमारा अभी 50% टैरिफ लगा है अमेरिका में, तो हमारा सामान वहां नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं नई मार्केट ओपन होनी चाहिए रूस में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल लो, टेक्सटाइल लो, ज्वेलरी लो, और वो कहीं आप इंजीनियरिंग की मशीन लो। मुझे लगता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी बात हो रही है क्यों, इसी को मद्दे रखते रखते आप मैरीटाइम अगर आप रूट देखें चेन्नई से व्लादिवोस्तोक पे और बातचीत होगी। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो जा रहा है चाबार से, उसके बाद अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, वो जोड़ता है ईस्ट यूरोप और स्टेलिनग्राड जो रूस का, वो 11% के करीब अगले 20 साल में ट्रेड जाएगा वर्ल्ड का। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। जो बात आती है कि भाई अब के टाइम में हमारा आपस में पेमेंट का सिस्टम, जो मीर और कहीं ना कहीं रुपए की बात है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम यह आ रही कि भारत जो है ज्यादातर सामान लेता है। अगर $63 बिलियन का सामान लेता रहा, अगर हम रुपए में उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके पास रुपए सरप्लस हो जाता है। वो रुपए को कहां लेके जाए? ये रूस की एक बात है, क्योंकि स्विफ्ट जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है वो बंद कर रखा है यूएस ने। तो अब उसके ऊपर बातचीत है। हालांकि उसी के डेवलपमेंट की बात एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन ने कही है। उन्होंने कहा है कि हम हमारी नेशनल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, और उसका जिक्र उन्होंने इस इंटरव्यू में भी किया हुआ है। रात को 9 बजे जब इंटरव्यू चलेगा तो वो भी बड़ा दिलचस्प होगा कि उसकी बात उन्होंने साफ शब्दों में कही है। उन्होंने कि 90% हमारा ट्रेड उसी इस पर होता है, उस पर भी हमें बात करनी है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम, एक बड़ी दिलचस्प बात इसमें साफ नजर आती है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी व्लादिमीर पुतिन साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मोदी ऐसे नेता नहीं है। ट्रंप के सिलसिले में उन्हें पूछा गया था
कि ट्रंप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि मोदी इस तरीके के नेता नहीं है कि किसी के दबाव में आकर कोई फैसला ले। मोदी की तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। क्या समय आ गया है कि एक वक्त पिछले 5 साल पहले हम बात करते थे ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की, अब एक नया वक्त आ गया है, मोदी और पुतिन के दोस्ती की बात शुरू होनी चाहिए? देखिए, ये बात तो सही है कि पूरे देश को इस बात का गर्व होगा और हम सभी लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं कि कोई ऐसा ग्लोबल लीडर इस बात को एक्नॉलेज करता हो कि ग्लोबल पटल पे, प्लेटफॉर्म पे आज भारत के प्रधानमंत्री को एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वैसा प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाता है। देखिए, जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है इंडिया की, वो सबको मालूम है और ये जरूरी है समझना कि भारत आज अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हर देशों को एंगेज करके रखता है। आज इसको भी देखिए तो आप जिस तरह का मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें आज सैंक्शन के बाद कहीं ना कहीं रशिया अपने आप को इस बात को दिखाना भी चाहता है कि वो आइसोलेटेड नहीं है। अगर भारत में इस तरह के रिश्ते जो है, भारत और उसके जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं, जो हर टाइम, बुरे टाइम, अच्छे टाइम में ऑल वेदर फ्रेंड जो है उसको दिखाया 7 दशक से, आज उसकी भी एक कहीं ना कहीं टेस्टिमनी है कि आज भारत जब उस पर सैंक्शन लगा तो भारत आ रहा है और भारत के साथ इस तरह के रिश्ता जो वार्म वेलकम भारत में उनका होगा वो अपने आप में बताता है। और जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपने आप को देखता है ताकि हमारे एंगेजमेंट दूसरे दुनिया के दूसरे देशों को हमारे अपने हिसाब से होना चाहिए और उससे किसी और देशों के साथ उस पर रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन जी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री किसी से दबते नहीं है और आज भारत इस स्थिति में है और इस मुकाम पे आया है कि इसको जैसे पहले समझते थे, जो पहले 2014 से पहले के एक वीक नेशन है, अब हिंदुस्तान को एक स्ट्रांग नेशन के तौर पे देखा जाता है। भारत को एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली देश की तरह देखा जाता है, जिसका के बारे में उन्होंने इसके बारे में कहा भी कि भारत अब एक शक्तिशाली देश है। अमेरिका भी देश पूरे जो विजिट है, ऐतिहासिक विजिट, उसको कहीं ना कहीं देख रहा होगा, लेकिन अमेरिका को भी इस बात को समझ में आ गया है। चाहे आप देखिए पिछले दिनों में जर्मन या 3 और यूरोपियन जो फ्रांस और इसके जो दूतावास यहाँ पर है वहाँ से लोगों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट कुछ भी इशू किया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि भारत एक ऐसा देश है, इस वक्त उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि चाहे वो कोई भी दुनिया का शक्तिशाली देश हो, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहता। और उसके बहुत बड़े जो उसका कारण जो है वो प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है, वो कूटनीति जो पिछले 11 साल में उन्होंने दिखाई है, उसका फायदा आज भारत को मिल रहा है। आज अगर हम डिफेंस सेक्टर में बात करें, एनर्जी सेक्टर में बात करें, तो जाहिर है हम आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुझे रशिया से मिलेगी। S500 S400 तो हमें मिला है, S500 के हम सोच रहे हैं और S500 भी शायद हमें मिले, इसके बारे में चर्चा हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो उम्मीद पूरी जो है वो रशिया करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आज ट्रेड इम्बैलेंस है, सही कहा किसी ने कि 68.1 बिलियन का ट्रेड है, अभी बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस है और हम इस शिखर में कोशिश करेंगे उस बात पे चर्चा करें कि ट्रेड इम्बैलेंस कम हो। डिफेंस सेक्टर में जो हमको सपोर्ट की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है आज भी जो कह सकते हैं क्या? एक तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे देकर भारत की परेशानी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन एक नया हवा का झोंका लेकर आए हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की वो तारीफ कर रहे हैं, देखिए और एक खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही जाने वाले हैं पालम एयरपोर्ट व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए। एयरपोर्ट पर पुतिन की अगवानी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है इस वक्त की प्रधानमंत्री मोदी खुद ही अगवानी कर सकते हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा सकते हैं। अब तक खबर यह थी कि एस जयशंकर विदेश मंत्री वो अगवानी करेंगे, वो रिसीव करेंगे व्लादिमीर पुतिन को। लेकिन आज तक इंडिया टुडे के इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही अगवानी कर सकते हैं। 6:35 पर व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचेंगे, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी अगवानी करें।
सैयद जफर इस्लाम। अगर देखिए साहिल जी, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और इस बात का जिक्र जो हम कर रहे थे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में, वो इस बात को दर्शाता है कि भारत किस तरह से अपने अप्रोच, अपने जो कूटनीति को परसू करता है। आप देखिए कि आज अमेरिका का प्रेसिडेंट भी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी, ट्रंप भी कहते हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड। आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को देखिए, वो भी कहते हैं मोदी इज माय फ्रेंड। आप देखिए मिडिल ईस्ट में, देखिए जिस तरह से हमारे रिश्ते बढ़े हैं पिछले 11 साल में, आज कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री का जो प्रेसिडेंट है या किंग है, वो यही कहता है मोदी इज माय फ्रेंड। हालांकि दोस्त वही जो सही वक्त पर काम आए। ग्लोबल साउथ में जाइए, और मुझे लगता है कि फिलहाल तो रशिया ने यह साबित किया है, हर कॉन्फ्लिक्ट में भारत के साथ खड़ा हो रहा है। तो आज जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अगर रिसीव करें, तो अपने आप में कितना बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। और ये इस बात को भी दर्शाएगा कि रशिया आइसोलेटेड नहीं, ये अंडरलाइन करेगा कि व्लादिमीर पुतिन या रशिया की दोस्ती भारत के लिए क्या मायने रखते हैं। कि अगर प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करने जाते हैं, जो फिलहाल हमारे पास खबर है उसके मुताबिक अगर देखें, तो ये अंडरलाइन करेगा इस बात को कि भारत रशिया की दोस्ती भारत के लिए कितनी अहम होगी। लेकिन रविंद्र सचदेव, यह मुलाकात उस वक्त हो रही है जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था, कि जिस वक्त हम फेस कर रहे हैं ट्रंप टैरिफ को, हम ये फेस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रोज कुछ नया स्टेटमेंट दे रहे हैं, बार बार ये दावा करते रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में उन्होंने किस तरीके से बीच बचाव किया था और उनके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट रुक पाया था। कई बार इस तरीके के दावे वो कर चुके हैं। बार बार वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से ऑयल लेना कम करिए, उसके बाद ही हम आगे की बातचीत कर पाएंगे। यूक्रेन को लेकर भी बार बार सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रशिया के साथ जाना, रशिया की तरफ से यह साफ दिखाता है कि वो दिखा रहे हैं कि अभी वो पूरी तरीके से अलग थलग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के तरफ से भी एक साफ मैसेज कि रशिया से दोस्ती हमारी क्या होगी वो हमारा खुद का फैसला होगा, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। क्या वी हैव टू लुक एट आवर बैक, क्योंकि अमेरिका इसको देख रहा होगा। ओ एब्सोल्युटली, अमेरिका क्लियरली देख रहा होगा। और हमारी फॉरेन पॉलिसी हमने खुद चलाई, हम चलाते हैं। 2 पॉइंट्स हैं इसमें बिफोर गेटिंग इनटू दैट। देखिए, रशिया भारत से एक और चीज देखता है। रशिया, भारत ग्लोबल साउथ का एक तरह का लीडिंग कंट्री है। तो रशिया और भारत के रिश्ते जब ज्यादा इंटेंसिफाई होते हैं, तो रशिया को ग्लोबल साउथ में भी ज्यादा इज्जत, ज्यादा पार्टनरशिप्स मिलती है। नाउ कमिंग बैक टू ट्रम्प एंड अमेरिका डेफिनेटली देख रहा है इसमें। बार बार मैं तभी कह रहा हूं, हमें टैरिफ को अलग समझना चाहिए और सैंक्शंस को अलग। पिछले 3 साल से अमेरिका, यूरोप, याद है शुरू में यूरोप के सारे प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे थे कि आप रशिया से तेल लेना बंद करो, हमने नहीं करा। तो हमने टैरिफ सफर करी 25%। तो ट्रेड की 25 और ऑयल खरीदने की पेनल्टी 25, तो 50 हम पे लगी हुई टैरिफ थी, अभी तक है। पर अब सिचुएशन ये हो रही है कि सैंक्शंस लगी हैं रशियन कंपनीज पे, लुकोइल और रोसनेफ्ट पे। उनसे कोई भी भारतीय या चीनी कंपनी जब अगर तेल खरीदेगी, तो उस कंपनी की बैंकिंग इंटरनेशनल ब्लॉक हो जाएगी, एक तरह से आप मानिए। तो ऐसे में अब हम भी मेरे ख्याल से तेल खरीदना कम करेंगे, और कर दिया है। ये पुतिन समझेगा। तो ट्रंप, उनको नंबर्स ज्यादा समझ आते हैं। तो हम ट्रंप के साथ जो डिप्लोमेसी चल रही है हमारी अमेरिका से, आप प्रेशर कर रहे थे कि तेल खरीदना कम करो, हमने कम कर दिया। अब आप 50% का जो टैरिफ है उसे पहले तो 25 लाओ, ठीक है ना, ऑयल की पेनल्टी हमारे निकालो, और वो जो 25% टैरिफ है ट्रेड की, चलिए उस पर नेगोशिएशन ऑलरेडी चली रही है। तो आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर यह बातचीत होगी। 30 घंटे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन भारत में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी कल मुलाकात होगी हैदराबाद हाउस में। उसके बाद दोपहर को एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया जा सकता है भारत और रशिया से, उस पर भी हमारी नजर रहेगी।